सल्फर मुख्यतः मृदा तथा अवसादों में, सल्फर मुख्यतः मृदा तथा अवसादों में संचित रहता है, मृदा तथा अवसादों में संचित रहता है। कार्बनिक रूप में, कार्बनिक रूप में, कार्बनिक रूप में यह कोयला और खनिज तेल में मिलता है, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब कोयला और खनिज तेल में मिलता है। जबकि अकार्बनिक रूप में, अकार्बनिक रूप में चट्टानों में, चट्टानों में सल्फेट, चट्टानों में सल्फेट और सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। चट्टानों, चट्टानों तथा मृदा के, चट्टानों तथा मृदा के अपक्षय और अपरदन से, अपक्षय और अपरदन से, अपरदन से सल्फर यौगिक, सल्फर यौगिक जलीय तंत्रों में प्रवेश करते हैं, जलीय तंत्रों में प्रवेश करते हैं, जलीय तंत्रों में प्रवेश करते हैं। जबकि जबकि वनस्पतियां, वनस्पतियां सल्फर को, सल्फर को मृदा से प्राप्त करती हैं। महासागरों में महासागरीय जल हो सकता है, मृदा से प्राप्त करती हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा, खाद्य श्रृंखला द्वारा सल्फर यौगिक, खाद्य श्रृंखला द्वारा सल्फर यौगिक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में, उपभोक्ताओं में पहुंचते हैं, पहुंचते हैं तथा अपघटक इन्हें पुनः, अपघटक इन्हें पुनः, पुनः सल्फर के रूप में, सल्फर के रूप में मुक्त कर देते हैं, सल्फर के रूप में मुक्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के लिए के लिए एस्परजिलस, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा नामक, नामक वायुवीय कवक, इनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी, वायुवीय कवक फंजाई हैं, वायुवीय कवक तथा तथा
एस्केरिकिया तथा एस्केरिकिया और प्रोटियस एस्केरिकिया और प्रोटियस जैसे एस्केरिकिया और प्रोटियस जैसे, हिंदी में ना आए तो इसे अंग्रेजी में लिखो, एस्केरिकिया CHI, एस्केरिकिया और प्रोटियस जैसे अवायवीय, जो कम ऑक्सीजन में ही काम कर सकते हैं, अवायवीय जीवाणु उत्तरदायी होते हैं, अवायवीय जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। तो ये कवक और ये फंजाई डेड बॉडी से फिर सल्फर क्या करते हैं, और रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब गठन की क्रिया में चला जाएगा। तो यह फूड चेन के थ्रू इस तरह से गया। ज्वालामुखी उद्गार और औद्योगिक प्रक्रमों आदि में सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करती है, तथा वर्षा जल द्वारा पुनः भूपृष्ठ पर पहुंचती है। वर्षा जल द्वारा पुनः भूपृष्ठ पर पहुंचती है। इस प्रकार प्रकृति में सल्फर का संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। इसमें एक गैसीय है थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन अधिकांश भाग क्या है, मीथेन चक्र हम आपको प्रिंटेड दे देंगे। ठीक है ना। फास्फोरस चक्र, इसमें लिखिए फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, हड्डियों और दांतों का प्रमुख अवयव है या प्रमुख घटक है। प्रकृति में इसके चक्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहले चट्टान होगी, चट्टान के अपक्षय अपवर्तन की क्रिया में टूटने फूटने, अपक्षय कर लो, टूटने फूटने की क्रिया में यहां पर यह मृदा में जाएगी, मृदा से अपरदन होगा, अपरदन तो यह
महासागरों में प्रवेश कर जाएगी नदी आदि द्वारा, या जलीय तंत्र भी लिख सकते हो। महासागर लिखो। चट्टाने फास्फोरस का, चट्टाने फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होती हैं। चट्टाने फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होती हैं। चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से अपक्षय से फास्फोरस के खनिज, फास्फोरस के खनिज खनिज मृदा में पहुंचते हैं, मृदा में पहुंचते हैं। तथा ये खनिज जलीय घोल द्वारा, जलीय घोल द्वारा, घोल द्वारा पौधों में प्रवेश करते हैं, पौधों में प्रवेश करते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के अधीन, खाद्य श्रृंखला के अधीन विभिन्न श्रेणी के अधीन विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मृत्यु से अपरद का निर्माण होता है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मृत्यु से अपरद का निर्माण होता है, अपरद का निर्माण होता है। तथा अपघटकों द्वारा इसके अपघटन से पुनः फास्फोरस मुक्त होकर मृदा में पहुंच जाता है, मृदा में पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना फास्फोरस चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में स्वसाम्यावस्था पाई जाती है, स्वसाम्यावस्था पाई जाती है। अर्थात यदि पारिस्थितिक तंत्र में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र की सहन सीमा के अंतर्गत होते हैं, टॉलरेंस लिमिट, सहन सीमा के अंतर्गत होते हैं, तब पारिस्थितिक तंत्र स्वयं ही अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त कर देता है, अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त कर देता है और
और सभी घटकों के मध्य मध्य संतुलन बना रख सभी घटकों के मध्य संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है। यह प्रक्रिया ही स्वसाम्यावस्था कहलाती है, स्वसाम्यावस्था कहलाती है, स्वसाम्यावस्था कहलाती है। पहला चिन्ह स्वसाम्यावस्था, स्वसाम्यावस्था की प्रक्रिया पुनर्भरण लूप ब्रैकेट में फीडबैक लूप द्वारा संचालित होती है, लिखिए, यदि किसी तंत्र के निर्गत मतलब आउटपुट, निर्गत को उस तंत्र के आगत मतलब इनपुट, उस तंत्र के आगत से जोड़ दिया जाता है, आगत से जोड़ दिया जाता है, तब यह संरचना पुनर्भरण लूप कहलाती है, संरचना पुनर्भरण लूप कहलाती है। संरचना पुनर्भरण लूप कहलाती है। इसमें तंत्र निर्गत में हुए परिवर्तनों के आधार पर, निर्गत में हुए परिवर्तनों के आधार पर आगत में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, जो तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है, तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो हवा गर्म होकर आर्द्र हवा ऊपर उठी और बादल बने, और बादल ने क्या कर दिया, बरसात। तो एक तंत्र है ना जो ये बता रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और इसे कम करने की क्या है, उसमें लिखिए, हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, उसमें लिखिए तंत्र के संतुलन के लिए ऋणात्मक पुनर्भरण ब्रैकेट में निगेटिव फीडबैक लिख लेना जरूर, निगेटिव फीडबैक ऋणात्मक पुनर्भरण आवश्यक होते हैं, जबकि धनात्मक पॉजिटिव
धनात्मक पुनर्भरण अवांछनीय परिवर्तनों के स्तर को बढ़ा देते हैं। अवांछनीय परिवर्तनों के स्तर को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अवांछनीय परिवर्तनों के स्तर को बढ़ा देते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक असंतुलित हो जाते हैं। असंतुलित हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक असंतुलित हो जाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं बाधित होती हैं। सेवाएं बाधित होती हैं। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र अवक्रमण, पारिस्थितिक तंत्र अवक्रमण, डिग्रेडेशन, ऐसी गुणवत्ता में कमी आई है। अवक्रमण, कॉमा, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण कहा जाता है। पर्यावरणीय अवनमन भी बोलते हैं, है ना। अनुक्रमण या अनुक्रम, सक्सेशन। पहले तो यहां परिभाषा